FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर बबीता घई, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट क्लिनिक के इंचार्ज हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। डॉक्टर बबीता घई, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया संजीव जी। श्रोताओं, डॉक्टर बबीता घई ने स्पेशलाइज किया है और एक ये नई फील्ड है जिसमें उनको रिसेंटली ISA प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सलेंस 2021 यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने डॉक्टर साहब को एक विशेष तौर पर उनकी रिसर्च और उनके कार्य के लिए सम्मानित किया है। हम उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं और हम आज लाभान्वित होंगे उनसे सब जानने के लिए कि किस तरह जो हमें पेन होती है कई कारणों से उनसे बचा जा सकता है और इसका इलाज किया जाता है। इससे पहले न्यूरो साइंसेज रिसर्च सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक सेमिनार किया जिसमें डॉक्टर साहब कीनोट स्पीकर थे और हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपना वो कीनोट एड्रेस किस टॉपिक पे दिया। डॉक्टर साहब, उसमें हमारा कीनोट एड्रेस था क्रॉनिक लो बैक पेन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। बेसिकली जो मेरा काम है वो क्रॉनिक पेन और क्रॉनिक पेन के अंदर भी जो क्रॉनिक लो बैक पेन है वो मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे इसी पे चर्चा करेंगे कि लो बैक एक क्यों होती है और किस तरह हम इससे बच सकते हैं और क्रॉनिक पेन क्या होती है। इन सारे सवालों के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा और हमारे श्रोता भी इन्हीं टॉपिक्स पे आपसे सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा कि हम पेन कब कहते हैं कि बहुत एक्यूट पेन है और हमें अब कोई मेडिसिन लेनी चाहिए? पेन, एक जो एक्यूट पेन जो आपने अभी वर्ड बोला, एक्यूट पेन एक साइन होता है, एक वार्निंग साइन होता है। उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई बीमारी या कोई इंजरी या कोई इन्फ्लेमेशन है, मतलब बहुत दर्द जो थोड़े टाइम के लिए रहती है, हम उसको एक्यूट कहते हैं। वो उसके लिए दवाई उस वजह को ढूंढ के उस वजह को ट्रीट करके और दर्द के लिए भी दवाई देनी चाहिए। लेकिन एक्यूट पेन जो है वो क्रॉनिक पेन से बहुत अलग है। जो क्रॉनिक पेन है वो किसी बीमारी का वार्निंग साइन नहीं होती। जब कोई दर्द रहते रहते 12 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो हम उसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। और जो क्रॉनिक पेन होती है उसमें अंदर की बॉडी की इंजरी और इन्फ्लेमेशन सेटल हो चुकी होती है, हील कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी कुछ मरीज़ों में वो पेन रहती है। तो हम उसको डिजीज़ मानते हैं, उसको हम सिम्टम नहीं मानते। उस कंडीशन में जब भी पेन, हम एक स्केल नापते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कहते हैं। जब भी पेन मोर देन 3 और इक्वल टू 3 हो तो हम उसको ट्रीट करते हैं मेडिसिन से। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फिर एक वो बीमारी बन जाती है। आपने समझाया, लेकिन मेरी समझ में थोड़ी सी कमी रही कि जब कोई कारण ही नहीं होगा तो दर्द या पेन कैसे होगी? हाँ जी, इसके पीछे हम ये कहते हैं कोई भी डिजीज़ का या बीमारी का एक पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, मतलब बॉडी में वो चीज़ क्यों हो रही है। तो इसका जो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है वो ये है कि जो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको हम हाइपर सेंसिटिव हो गया है कि इंजरी तो ख़त्म हो गई लेकिन उसके थ्रू ब्रेन तक सिग्नल जाए जा रहा है, चाहे वो इंजरी कंट्रोल हो गई है या कोई भी बीमारी। उसको हम यूजुअली एक आम भाषा में कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन, मतलब कि जो नसें हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो गई हैं। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सेंट्रल सेंसिटाइजेशन कहते हैं या वाइंड अप फिनोमिना कहते हैं। मतलब बिना बीमारी और बिना इंजरी के भी ब्रेन में सिग्नल जाता रहता है। मतलब हमने जो कारण था उसको दूर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मरीज को उस सिग्नल की वजह से पेन होती रहती है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे जानें और पूछें कि वो क्या जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी। हेलो हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। समरीता डोगरा। कहाँ से बोल रही हैं आप? कोहली सर, जीतपुर। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मेरे ना हस्बैंड को भी है बैक एक, उनकी तो थोड़ा कुशन वगैरह की प्रॉब्लम है ना, आर्मी में थे तो उनकी लाइफ बेल्ट लगती है ना सर, जैकेट था। मगर मेरी मदर इन लॉ को भी है, मुझे भी झुकने से हो जाती है। मेरे 56 एज हो गई है। रीजन क्या होते हैं सर इसके लिए और सर इसको कैसे दूर किया जाए? आप कह रहे हैं कि आपके घर में आपको, आपके हस्बैंड को और आपकी मदर इन लॉ तीनों को ये प्रॉब्लम है? हाँ जी, मेरी मदर को भी है। आपकी मदर को भी है। तो जैसा आप ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसा ये बहुत कॉमन बीमारी है आज के ज़माने में। इसका जो मेजर रीज़न वो होता है या तो बैड पॉस्चर, मतलब हमने ठीक ढंग से अपने
उठने बैठने का तरीका ठीक नहीं रखा हो, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब हमें जो बॉडी में अपनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं करी, और जो बैक की मसल्स हैं उनको स्ट्रांग नहीं करा। तो ऐसा क्या होगा, जब कभी अगर बैक की मसल्स को स्ट्रांग नहीं करा तो सारा का सारा जोर जो वो है हमारी स्पाइन के ऊपर पड़ेगा। स्पाइन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे मसल्स, लिगामेंट, डिस्क, जॉइंट्स। तो जो दर्द है वो इनमें से किसी भी वजह से हो सकता है। जो अक्सर होता है वो होता है डिस्क की प्रोलैप्स की वजह से, पर वो सिर्फ एक वजह है, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जैसे जॉइंट ठीक नहीं हो। इसके लिए हमें जो मेजर चीज ध्यान रखनी होती है कि बैक पेन में हम अपना पोस्चर ठीक रखें, उठने बैठने का तरीका ठीक रखें, और डेफिनेटली अपनी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, बेहद जरूरी एक्सरसाइजेस करते रहें। थैंक यू सर। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनके भी सवाल का जवाब दिया जाए और उनकी शंका दूर की जाए। बिल्कुल जी। हेलो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं राजेंद्र सिंह बेवली बोल रहा हूँ मोहाली से। नमस्कार राजेंद्र सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे दो हैं छोटे छोटे सवाल। हाँ जी। एक, कुछ समय से जब मैं सुबह सैर पर जाता हूँ, लगभग 20-25 मिनट चलने के बाद मेरी लोअर बैक पेन होती है, और जब मैं आता हूँ थोड़ी देर लेटता हूँ तो उसके बाद थोड़ा ठीक महसूस करता हूँ। और दूसरा सवाल ये कि हिप बोन के पीछे कुछ समय से थोड़ा सा दर्द है जो आगे थाई के अगली साइड पे जाता है, तब से मुझे ना आलथी पालथी लगाकर बैठने में तकलीफ होती है। समझ गई जी। राजेंद्र जी, ऐसा है कि जो पहला सवाल आपने पूछा कि 25 मिनट चलने के बाद आपको दर्द शुरू होता है, तो इसके लिए जो सिम्टम्स ये जो आ रहे हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक बीमारी हम कहते हैं कैनाल स्टेनोसिस, शायद उसकी वजह से है। मैं सिर्फ फ़ोन पे कार्यक्रम में ये डायग्नोज नहीं कर सकती, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक्टिव हैं और आपके शुरू में दर्द नहीं होता। इसका वजह ये हो सकती है या तो कैनाल स्टेनोसिस की वजह से, या फिर आपका कोई जॉइंट अफेक्टेड हो। क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? मेरी उम्र 63 है डॉक्टर। हाँ जी, तो हो सकता है कि आपके कुछ जॉइंट्स भी अफेक्टेड हो। तो इसके लिए राजेंद्र जी एक बार आपको एग्जामिन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा पेन क्लिनिक पीजीआई में चलता है बुधवार और शनिवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है, फिजिकली ओपन हो गया है। और हम बुधवार को देखते हैं 8 बजे से 5 बजे तक, और शनिवार को देखते हैं 9 बजे से 1 बजे तक। तो आप कभी भी आके 5023 नंबर कमरा 5th फ्लोर न्यू ओपीडी में आके दिखा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। बेवली जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पे हैं, आइए उनसे भी बात की जाए। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, 4 सेक्टर पंचकुला से। मिसेस बेदी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मिसेस बेदी। हाँ जी, मेरी बेटी है, शी इज अराउंड 38। ओके तो जी। उसका जब बेटा होना था ना, तो वो एपिड्यूरल देते हैं जो। हाँ जी, हाँ जी, लेबर एनाल्जेसिया। अभी तक गई, वो 16 साल का हो गया बेटा भी। तो अब क्या किया जाए, बहुत पेन रहती है। क्या पेन सिर्फ उसके पिछले हिस्से में ही रहती है जहाँ पे सुई लगी थी? लोअर बैक में। लोअर बैक में। क्या वो पैरों में भी जाती है? नहीं। तो बेदी जी, जो आप ये बता रहे हैं, इसका इंसिडेंस 1 in 1 लाख होता है। कभी कभी लेबर एनाल्जेसिया में जो हम नीडल यूज करते हैं उसका साइज थोड़ा सा रीजनेबली बड़ा होता है, तो उससे हमारे कभी लिगामेंट स्ट्रेस हो जाते हैं, पर इसका इंसिडेंस बहुत ही कम होता है। क्योंकि अब इनको ये हो गया है, मैं फिर से यही बात बोलूंगी कि मैं इनको जरूर देखना चाहूंगी। तो एक बार आपको अभी मैंने, अगर आप सुन रहे होंगे तो मैंने ये बता दिया था, पेन क्लिनिक 5023 नंबर कमरा, बुधवार को आप आके दिखा सकते हैं। हाँ जी। तो हम एक बार एग्जामिन करेंगे और उसके सोल्यूशन हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, इसके लिए हमें बहुत खेद है कि ये 16 साल से ये सफर कर रही हैं इस चीज के लिए। पर ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि अगर हम उनको देखेंगे तो हमें 80 से 90% उम्मीद है कि हम उनका 80 से 90% दर्द कम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हाँ जी। हम बात कर रहे थे कि जब दर्द का निवारण हो गया हो, कारण दूर हो गया हो, लेकिन फिर भी मरीज को दर्द रहे, ये ऐसा क्यों होता है और कब होता है? ये तब होता है जब हमारा बॉडी में जो सेंसिटाइजेशन है वो बढ़ जाती है। मतलब सिग्नल चला गया पेन रिसेप्टर्स का, पेन एक्यूट पेन चली गई, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर हमारा एक पेन का पाथवे होता है कि हमारे हाथ में चोट लगी, वहाँ से नर्व फाइबर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन से सिग्नल वापस आएगा और दर्द बताएगा।
इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी अगर सेंसिटाइजेशन हो जाए, मतलब हमारा दर्द का वजह नोसिसेप्शन ख़त्म भी हो जाए, जैसे मैंने अपने हाथ को मारा, ऐसे मारा, अब इसमें जो दर्द आया, ये हाथ मारना चला गया, लेकिन फिर भी मेरी जो नसें हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्टिव रही। इसको हम सेंट्रल सेंसिटाइजेशन और वाइंड अप फिनोमिना कहते हैं। जब ये चीज़ होती है तो क्रॉनिक पेन हो जाती है, और वो पेन अपनी दर्द की चोट वगैरह लगने के बावजूद भी रहती है। इसकी बहुत सारी और वजहें होती हैं, जैसे जो मेन कैटेगरी में ये क्रॉनिक लो बैक पेन आता है, दूसरी कैटेगरी में क्रॉनिक नेक पेन आता है। हर्पीस जैसे जिन लोगों को, किन्हीं को हर्पीस हो, तो एक्टिव हर्पीस ठीक हो जाए, उनके जो दाने बन जाते हैं पानी वाले वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन उसके बाद उस जगह पे नसें एक्टिवेट हो जाएं तो उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं। ये सब चीज़ें जो क्रॉनिक पेन में आती हैं। डॉक्टर साहब यूं ही चर्चा जारी रखेंगे, एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते। हेलो हेलो, हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। नाम जी मेरा बलबीर सिंह खमाणों तो बोलदा जी मैं। हाँ जी बलबीर सिंह जी, अपना सवाल पूछो तुसी। मैं ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਜਾਤੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਝ-ਬਾਝ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਰ ਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਬੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਏਕ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5023 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ PGI 'ਚ, ਨਿਊ OPD 'ਚ 5ਵੀਂ ਫਲੋਰ तक। बुधवार से शनिवार ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब इनकी ओर से मैं सवाल पूछूंगा कि अगर किसी ने भार उठाना हो, जैसे ये कह रहे थे कि उनको भार उठाना पड़ता है, तो क्या सही तरीका है किसी भी वेट को लिफ्ट करने का? हाँ जी, अगर कोई भी सामान आपने नीचे ज़मीन से उठाना है तो उसके लिए आप अपने घुटने सीधे रख के आप अपनी कमर को झुकाते हैं और ऐसे उठा लेते हैं, अक्सर यही करते हैं, वो गलत तरीका है। तो अगर आपको नीचे से कोई सामान उठाना है तो आप अपने घुटने मोड़ें, कमर को सीधा रखें, जैसे नीचे बैठ जाते हैं, जैसे पैरों पे भल बैठते हैं वैसे बैठें, उस सामान को उठाएं कमर सीधा करके ही। इसकी जो आपको मैं बात कर रही हूँ कि बैक केयर बुकलेट में हमने ये सब चीज़ें, ठीक ढंग से बैठना, ठीक ढंग से सामान उठाना, ठीक ढंग से खड़े होना, इन सबको हमने पिक्चर से 1 2 3 4 करके बताया है। तो मैं बताने में मुझे ये नहीं पता कि मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ, पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो घुटने मोड़ के नीचे बैठना है, सामान उठाना है, उसको अपनी बॉडी के पास तक जितना रख सकते हैं वो रखना है, और फिर कमर सीधी करके घुटने सीधे करने हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। और बलबीर सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ बहुत-बहुत शुक्रिया। हेलो, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सेक्टर 20 चंडीगढ़ से। अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार गोपाल जी। डॉक्टर साहब, मैं योगा करता हूँ। बहुत तो बढ़िया। आज से 30 साल पहले हल आसन करते हुए मेरे कमरे में दर्द शुरू हो गया था। हाँ जी। फिर मैंने बेड रेस्ट किया और फिजियोथेरेपी करवाई PGI से, तो 30 साल तक मेरे ये दर्द ठीक रहा। अभी मैं योगा करता हूँ, अब फिर से ये दर्द छिड़ गया है, तो रेस्ट करने से मैडम ठीक हो जाता है ये। ओके जी। अब मैं क्या करूँ कि मुझे फिर से दर्द न हो, मैं योगा करना चाहता हूँ, कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। पेन किलर तो मैं नहीं लेना चाहता, वो नुकसान कर दी। मैं चाहता हूँ कोई मसाज करने वाला ऐसा ऑयल हो। ऐसा है गोपाल जी, जो आप कह रहे हैं, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप एक्टिव हैं और योगा करते थे। किसी आसन की वजह से तकलीफ शुरू हुई, जिसको हम प्रेसिपिटेटिंग इवेंट कहते हैं, वो आपको हुआ और आपने उसको सही टाइम पर पकड़ा और ठीक करा और आप सही रहे। तो अभी जो ये दोबारा आ गई है प्रॉब्लम, एक बार मैं फिर से ये कहूँगी, हम इसको देखना चाहेंगे, ज़रूर पेन क्लिनिक में एक बार आके दिखाएं। और हम मसाज या मसाजर की बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एक बार हम ये देखना चाहेंगे कि लिगामेंट स्ट्रेस था कि क्या चीज़ थी, एक्सट्रीम पर पहुंच के पोजीशन हो गई थी और अब दोबारा क्यों हुई है जबकि आप एक्टिव रहे हैं। तो एक बार हम इसको असेस कर लेंगे तो हम डेफिनेटली इसको ठीक राह पे ले जा सकते हैं। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही भाई, जो मैं सारी जनता को, जितने भी ये लोग सुन रहे हैं, उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि क्रॉनिक लो बैक पेन की हमारी आज तक तकरीबन 100 गाइडलाइनें हैं, जिसमें से हम 11 इंटरनेशनल गाइडलाइनों को बहुत बड़ा मानते हैं। और सबकी सब गाइडलाइनें ये कहती हैं कि लो बैक पेन में जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो है पेशेंट एजुकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट।
तो उसमें पेशेंट को उसकी बीमारी, उसके पेन जनरेटर के बारे में बताया जाता है, ठीक ढंग से बैठना उठना, एक्सरसाइज वो बताई जाती है, एक्टिव रहने का तरीका बताया जाता है। इनफैक्ट पीजीआई में मैंने अपनी एक बैक केयर बुकलेट तैयार करी है जो मैं मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। फिर सेकेंड उसका एस्पेक्ट होता है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब मरीज अपनी बैक पेन के लिए खुद ही एफर्ट मारते हैं जो उनको डॉक्टर समझाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, जैसा आप कह रहे हैं मैं पेन किलर नहीं खाना चाहता हूँ, ऐसा ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि इस क्रॉनिक लो बैक पेन में हमें 50% ऑफ द चांसेस में पेन किलर की ज़रूरत होती नहीं है अगर ठीक ढंग से ट्रेंड डॉक्टर ठीक ढंग से ट्रीट करे सेल्फ मैनेजमेंट और पेशेंट एजुकेशन से। हाँ जी मैडम। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। आपने हमें समझाया था कि जब हमारी नर्व्स एक्टिव रहती हैं, रीज़न दूर होने के बाद भी, इसलिए वो पेन कंटिन्यूस रहता है। हाँ जी। उसके बारे में आगे बताइए कि कैसे उसको मैनेज करना है। फिर इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ होती हैं जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब वो जो दवाइयाँ होती हैं वो पेन किलर नहीं होती, बट जो नसों की फायरिंग हो रही होती है उस फायरिंग को कंट्रोल करती हैं। तो हमारे पास बहुत दवाइयाँ हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं, लेकिन कोई भी क्रॉनिक पेन या जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ दवाइयों से अकेला कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए हम एक मैनेजमेंट का तरीका बोलते हैं जिसको बोलते हैं बायो साइको सोशल फ्रेमवर्क। मतलब उसमें बायोलॉजिकल, मतलब एक्सरसाइज करना, ठीक ढंग से उठना बैठना, दवाइयाँ, सो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। एक होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट को काउंसलिंग करें, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन। जब भी क्रॉनिक पेन होता है ना, तो वो एक सिर्फ पेन नहीं करता, वो पेशेंट को फंक्शनल असेसमेंट में, मतलब उसका नौकरी करने में, कई लोग नौकरी छोड़ देते हैं, कई लोग पार्ट टाइम में चले जाते हैं, कई लोग नौकरी बदल देते हैं और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो जब क्रॉनिक पेन होती है वो सारे बॉडी के डोमेन्स को अफेक्ट करती है, चाहे वो साइकोसोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो आपस में इंटरेक्शन हो, चाहे वो मेंटल फ्रेम हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, क्योंकि वो फाइनेंशियल भी इतना हो चुका होता है बीमारी। इतनी हमारे पास 20-20 साल पुराने मरीज आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ होती हैं, लेकिन दवाइयों के साथ पूरा बायो साइकोसोशल फ्रेमवर्क होता है। ये आपने बहुत सही कहा कि बहुत से मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं कि जब एक दर्द सालों साल चलती रहे तो इंसान उसमें ही लिपट के रह जाता है और कुछ सोच ही नहीं सकता। तो इन चारों दिशाएं से जब आप उसको देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो दर्द दूर हो पाएगा और एक वो सही ज़िंदगी जी सकेगा। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कुछ गलत पोस्चर्स की वजह से पेन हो जाता है, कुछ गलत दवाई लेने से पेन हो जाता है, तो इतने सारे फैक्टर्स को आप किस तरह देखते हैं कि हाँ इस पेन में ये फैक्टर है, इस पेन में ये फैक्टर है? बहुत बढ़िया सवाल संजीव जी। एक्चुअली इसके लिए ना एक हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो कि क्रॉनिक पेन ट्रेनिंग होती है, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, और थोड़ा सा सैडली इंडिया में ये ट्रेनिंग बहुत कम जगह पे होती है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग 2012 में लंदन में ली थी, रॉयल लंदन हॉस्पिटल में, एक कॉमनवेल्थ एकेडमिक स्टाफ फेलोशिप के तहत। उससे पहले भी मैं क्रॉनिक पेन करती थी। शुरू के 3-4 साल में अपने आप सीख कर अपने आप मैं ट्रीट करती थी। 12 के बाद डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग ली। अब इंडिया में बहुत सारी जगह पे ट्रेनिंग ये होने लग गई है। डॉक्टर साहब, आपने चर्चा में कहा था कि बहुत बार कुछ इन्फ्लेमेशंस होती हैं, उस वजह से पेन होती है, फिर कुछ नर्व्स दब जाती हैं, उस वजह से पेन होती है। तो कई बार आप डॉक्टर्स को स्टीरॉयड्स भी देने पड़ते होंगे, और कुछ पेन किलर्स ऐसे हैं जो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं, ओपियोइड्स हैं। बिल्कुल जी। तो जो मरीज है वो ऐसी दवाई लेने में हिचकिचाता है। बिल्कुल। कई बार उसको लगता है हाँ बहुत से साइड इफेक्ट्स होंगे। तो थोड़ा सा बताइए कि ये दवाइयाँ कब दी जाती हैं और किस डोजेज में दी जाती हैं? सबसे पहले तो संजीव जी, जो स्टीरॉयड्स हैं वो आजकल क्रॉनिक पेन में बिल्कुल ही नहीं यूज़ होते। सिर्फ स्टीरॉयड का रोल जो है लो बैक पेन में वो होता है जब हम लोकल डालते हैं, मतलब एपिड्यूरल। एक हम क्रॉनिक लो बैक पेन जब सेल्फ मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयाँ, उन सब से भी ठीक नहीं होती, उनका हम नेक्स्ट स्टेप लेना होता। तो अगली सीढ़ी क्या होती है इलाज करने की? वो होती है जिसको हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं मिप्सी। तो हमें वजह देखकर कि पेन जनरेटर बैक में क्या है, जॉइंट है, डिस्क है, नर्व है, मसल है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंजेक्शन ट्रीटमेंट करते हैं। जो स्टीरॉयड का रोल है सिर्फ उस इंजेक्शन ट्रीटमेंट के लिए, लोकल इफेक्ट के लिए रह गया है। ओरली या सिस्टमिकली, मतलब हम दवाई मुंह से, स्टीरॉयड का कोई रोल क्रॉनिक पेन में नहीं रह गया, और वो नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं और इफेक्ट नहीं है। बाकी के जो पेन किलर्स हैं, जो कॉमनली नोन पेन किलर्स हैं, वो क्रॉनिक पेन में बहुत
बहुत लंबे टाइम के लिए पेन किलर्स नहीं देते, क्योंकि उससे किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, उससे प्लेटलेट्स पे इफेक्ट आ सकता है, उससे और साइड इफेक्ट हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है। तो जो पेन किलर के अंदर आते हैं, जिसको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, उनका रोल क्रॉनिक पेन में कम है। लेकिन क्रॉनिक पेन में जो बाकी दवाइयों का रोल है, जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन मैंने बोली, जिनके साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है। जो न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन है उसका साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर वो होता है कि नींद ज़्यादा आ जाए, बट वो भी चला जाता है अगर हम दवाई लेते रहें, तो वो हम मैनेज करते हैं दवाइयों के हिसाब से। सो पेन किलर लंबे टाइम तक नहीं लेनी चाहिए, जिनको हम NSAID कहते हैं। न्यूरोपैथिक पेन की दवाइयाँ जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करे उतने टाइम के लिए लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने आम ही देखा होगा, क्योंकि हम आज खास तौर पर लोअर बैक एक पे बात कर रहे हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन भी है। बहुत से हमारे सुनने वाले लोग 2-4 दिन कोई पेन किलर लिया, उसके बाद जब नहीं ठीक हुआ तो फिर वो कुछ मालिश वालिश के पास चले जाते हैं कि वहाँ से हम इलाज लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। उससे बताइए कि क्या ठीक हो सकता है या ख़राब हो जाएगा, क्या उनको आगे? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन संजीव जी। इनफैक्ट एक अभी श्रोता ने ये भी सवाल पूछा था कि आप मुझे कोई ऑयल बता दीजिए, कोई मसाज बता दीजिए। ऐसा है कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो मसाज करने, मालिश करने चले जाते हैं, जो हमारी इंडिया की रूरल पॉपुलेशन स्पेशली बहुत जाती है, उसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास मरीज और बीमार होके आते हैं, क्योंकि कभी गलत नस दबा दी जाती है, बल्कि जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन में कभी भी अनट्रेंड इंसान के पास, इलाज करने वाले के पास नहीं जाना चाहिए, और ये मसाज बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। हाँ, फिजियोथेरेपी के अंदर एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम कहते हैं, उसके अंडर जो कि ट्रेंड लोग कुछ मसाज या जो हीट थेरेपी आप देखते हैं ना, जिसको हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी या माइक्रोवेव डायथर्मिक थेरेपी कहते हैं, ये जो कि ट्रेंड इंसान हो उससे लिया जाए तो ये कभी कभी असर करता है। डॉक्टर साहब, एक मेरे जहन में प्रश्न आ रहा था कि अगर कुछ दर्द हुआ तो हम आमतौर पर गर्म पानी की बोतल या सेक कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी पेन होती है जिसमें हम आइस पैक्स लगाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? कहाँ गर्म और कहाँ ठंडा? बिल्कुल सही सवाल संजीव जी। ऐसा है कि जब हमारी प्रॉब्लम इनिशियल होती है, एक्यूट जिसको कहते हैं, जो किसी चोट लगने की वजह से या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से होती है, उस कंडीशन में 4 से 24 घंटे के बीच आइस असर करती है। उसका पीछे मैकेनिज्म क्या है कि जब आप आइस लगाएंगे तो जो वहाँ पे खून का बहाव कम हो जाएगा चोट वाली जगह पे, तो जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उस जगह पे कम आएंगे, तो उस जगह पे दर्द कम होगा, लाली कम होगी और इन्फ्लेमेशन कम होगी। तो सिर्फ 24 घंटे तक हमारे को आइस काम करती है, बट 24 घंटे के बाद कोई चोट रहे या दर्द रहे उसमें आइस नहीं लगाते, उसमें हम गर्म पानी की सिकाई करवाते हैं। वो क्यों करते हैं कि जब वो 24 घंटे पार हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो पहले ही पहुंच गए वहाँ पे, अब उन्होंने दर्द तो करना है। अब हम उसमें अगर आइस लगा देंगे तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो बाहर जाने चाहिए, खून के बहाव से बाहर नहीं जा रहे, तो हम वो गलत काम कर जाएगा। उस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं, गर्म पानी की सिकाई करते हैं। उससे क्या होता है, उस जगह पे खून का बहाव बढ़ जाता है। तो अब जो मार्कर वहाँ इकट्ठे हो गए वो उनको हमने सिस्टम में बाहर फ्लश आउट करना है। तो वो फ्लश आउट करने के लिए 24 घंटे के बाद हम गर्म पानी की सिकाई करते हैं। दूसरा, गर्म पानी की सिकाई जब कभी बहुत क्रॉनिक पेन भी हो जाए, जैसे आपको पता है अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में क्रॉनिक पेन है या न्यूरोपैथिक पेन है, ये बढ़ जाती है। तो अब हम 2-3 महीने चंडीगढ़ में और पेन क्लिनिक में बहुत सारे मरीज देखेंगे जो 3-4 महीने से ठीक हैं, लेकिन अब दर्द बढ़ गई। ऐसी कंडीशंस में अब हम उनको गर्म पानी की सिकाई एडवाइस करते हैं, ताकि उससे खून का सर्कुलेशन उस जगह पे बढ़ जाए और दर्द कम हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे एक श्रोता ने भी पूछा था कि उनको सामान उठाते समय हो गया, और ऐसे बहुत बार आम ही जिंदगी में हम लोग कुछ उठाने लगते हैं तो एकदम कोई झटका सा लगता है और लोअर बैक एक शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इमीडिएटली अगर वो बहुत जोर की दर्द होता है, ये जब भी ऐसा झटके वाला होता है, तो इमीडिएटली हमें 2 से 3 दिन के लिए राउंड द क्लॉक पेन किलर पर चले जाना चाहिए। उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 के दिन के लिए बेड रेस्ट करना चाहिए। सारी गाइडलाइन कहती है, मैं ये मिथ तोड़ना चाहती हूँ कि कमर दर्द में या एक्यूट कमर दर्द में हमें बहुत देर तक बेड रेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। 2 से 3 दिन तक हमें अच्छे राउंड द क्लॉक दवाइयाँ खा के बेड रेस्ट करना चाहिए। 2 से 3 दिन के बाद घर के अंदर आप मोबिलिटी शुरू करिए,
7 दिन के बाद बाहर मोबिलिटी शुरू करिए और पेन किलर खाएं और डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको इसी तरीके की राइट प्रिस्क्रिप्शन देंगे। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी ऐसी तकलीफ होती है, मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ संजीव जी, आप इमेजिन कीजिए कि आपको बैकएक हो गया, सीवियर एक्यूट बैकएक हो गया, तो कौन सा डॉक्टर है जिनके पास आप जाएंगे? कौन सी स्पेशलिटी है? मेरे तो दिमाग में एक ऑर्थोपेडिशियन ही आता है। एग्जैक्टली। सो हम 90% ऑफ द टाइम हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। ऑर्थोपेडिशियंस आर वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स, लेकिन हम ये बात बोलेंगे कि वो फिर भी ओनली क्रॉनिक पेन में ट्रेंड नहीं है, तो कभी कभी उनसे भी कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो मेरे कुलीग्स हैं, सब वेल ट्रेन्ड हैं। तो कभी आपके दिमाग में आया कि मैं पेन फिजिशियन के पास चला जाऊँ? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं। एग्जैक्टली। तो हमने पीजीआई में भी इसीलिए अभी पेन क्लिनिक को रेफरल क्लिनिक बनाया। तो यूजुअली हमारे पास भी रेफरल आता है ऑर्थोपेडिक्स में, पर ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनके पास ढेर सारी चीजें हैं देखने के, ट्रॉमा, हड्डियां, बहुत सारी XYZ। लो बैक पेन उनके प्रोफाइल में बहुत थोड़ी सी बीमारी है, मतलब बहुत, व्हाट डू आई से, उनका 100% में से 10% लो बैक पेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वो कभी कभी लो बैक पेन की मैनेजमेंट में कुछ मिस भी कर सकते हैं। वाइल बीइंग द पेन फिजिशियन हमारे पास 80 to 90% वो लो बैक पेन के होते हैं। तो ऑब्वियसली वो मियर नंबर से हम इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं और हम पहले भी ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जिस भी डॉक्टर के पास जाए वो ट्रेंड हो और आप उसके ऊपर विश्वास करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी है कि जो भी मरीज़ एक डॉक्टर के पास जाए पूरे विश्वास के साथ जाए, पूरा उसका इलाज करे, बीच में ना छोड़े। एक डॉक्टर साहब, और आजकल हमारे युवा बहुत, उनको अच्छा लगता है किसी जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, और वहाँ पर कई बार वो एक्सेसिव कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर यही समस्या आ गई लो बैक एक की। तो क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए उन युवाओं के लिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्रेनिंग जब भी जिम में करें वो बहुत एक प्रॉपर ट्रेनर से और प्रॉपर ट्रेनर की गाइडेंस में करें। डेफिनेटली एक ना बॉडी आपको सिग्नल दे देती है। आज मैंने अगर 20 किलो वजन उठाया तो मेरा कहीं पर हल्का सा दर्द शुरू हो सकता है, तो मेरी बॉडी को सिग्नल मिल गया कि 20 के ऊपर 21 या 22 नहीं जाएं। तो ये अगर युवाओं को कुछ भी करना है, मसल बिल्डिंग करनी है, तो वो धीरे धीरे करके, रेगुलर करके, प्रॉपर तरीके से करें। कोई झटका ना लगाएं, स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं लें, जो मसल बनाने के हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल 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 नहीं लें। मेरी रिकमेंडेशन में वो कोई भी हेल्थ टोनिक, और वो क्या कहते हैं हम, प्रोटीन्स, वो ना लें, बिकॉज ये सब सेफ नहीं होता, इनसे किडनी पे इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को लोअर बैक एक से बचने के लिए, और अगर हो जाए तो उसके इलाज के लिए क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ एक यही सबसे इंपॉर्टेंट संदेश दूंगी कि अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, अपना पोस्चर ठीक रखें। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बुक को इंटरनेट पे डाल दूं, वरना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक प्रॉपर तरीका होता है बैठने का जो मैं बता सकती हूँ। कुर्सी पे बैठना है तो कैसे बैठना है, कुर्सी में पूरा पीछे तक होके बैठना है। आपके घुटने जो हैं वो या आपके कूल्हे के या तो बराबर हों या थोड़े से ऊंचे हों। तो आपकी कुर्सी का लेवल इतना होना चाहिए कि आपके पैर लटके नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप टोस के ऊपर बैठे हुए हैं, आप अंगूठों के ऊपर नहीं बैठेंगे, आप पूरे तलवे के ऊपर बैठेंगे। और कमर में पीछे आपका जो एंगल है वो 100 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ना बहुत झुका हुआ, ना ओवर प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा सीधा। और लोअर बैक को रिलैक्स करके बैठें। जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग है उनको ये सब ध्यान रखें। हर 1 घंटे बाद अपना पोस्चर चेंज करें। अगर आपका जॉब प्रोफाइल प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है तो 1 घंटे बाद बैठें और लेट जाएं। अगर आपका जॉब प्रोफाइल प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो आप 1 घंटे बाद उठें, वॉक करें, स्ट्रेच करें और फिर बैठें। तो ये, और डेफिनेटली अपनी एक्सरसाइजेस करते रहें। अगर आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो आधा घंटा एक बार में नहीं कर सकते, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट लंच के बाद, 10 मिनट डिनर के बाद वो कर सकते हैं। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पहले करें बाद में करें, डिवाइड करके करें। इन अ डे 45 मिनट ऑफ एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 23 घंटे 15 मिनट एंजॉय करने हैं तो 45 मिनट अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए ज़रूर दें। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी श्रोता इसका ध्यान रखेंगे कि 24 घंटे में से 45 मिनट के लिए एक्सरसाइज के लिए वक्त ज़रूर निकालें। डॉक्टर बबीता घई, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने लोअर बैक एक और क्रॉनिक पेन, एक्यूट पेन, इस सभी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर प्रेम सिंह ने। नमस्कार।
FM Lifeline, Lifeline, Lifeline.